हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम बीपीएससी 2022 के विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आए थे पेपर में उसको देखने वाले हैं। और इसके पहले मैंने 2022 के हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। और 2023 के भी ये सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था आवर्धक कांच में, ठीक है, ग्लास की बात हो रही है, किस प्रकार का जो है लेंस उपयोग किया जाता है। समतल, अवतल, उत्तल दर्पण। देखिए, एक लेंस होता है, एक दर्पण होता है, या फिर नतोदर। और जनरली हम जानते हैं कि अवतल लेंस होता है, पर अवतल को हम नतोदर भी बोलते हैं, ये भी हमको याद रखना है। अवतल लेंस इस तरह से होता है, उभार वाला जो हिस्सा होता है वो होता है, और पीछे जो है कालिख लगी रहती है। और जो अवतल लेंस होता है वो ऐसा रहता है, यानी कि इसमें उभार वाले हिस्से पे कालिख लगी रहती है और ये वाला हिस्सा खाली रहता है। ठीक है, तो ये उत्तल और अवतल हो गया। क्वेश्चन है आवर्धक लेंस में कौन सा आवर्धक कांच में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे होता है क्या, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, क्या किस लिए, तो वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को आवर्धित कांच में प्रयुक्त उत्तल लेंस के सामने रखते हैं, फोकस और जो सेंटर पॉइंट होता है उसके बीच में रख करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी समचुंबक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। पारा के द्वारा, लोहा के द्वारा, प्लेटिनम के द्वारा, प्लेटिनम है ये, बहुत छोटा सा लॉ लिखा हुआ है, और निकिल के द्वारा, किसके द्वारा, या फिर ऑप्शन ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम के द्वारा। तो चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत प्लेटिनम द्वारा प्रयोग किया जाता है। अनुचुंबकत्व क्या होता है, ये भी एक प्रकार का चुंबकत्व है जो मजबूत चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। ठीक है, मतलब सेमी एक तरह से आप समझ सकते हैं, बीच में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई जो वो होता है उसको क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्ट नहीं होता है बहुत ज़्यादा चुंबक से, मजबूत चुंबक से, मतलब। तो इसको हम सेमी समझ सकते हैं, इसलिए अनुचुंबकत्व होते हैं। अनुचुंबकत्व का सिद्धांत जो है 1845 में माइकल फेराडे ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, ये तो सबको पता है। तो परमाणु के नाभिक में, जैसे नाभिक हमारा है, इसमें हमारा होता है प्रोटॉन, ठीक है, पी, और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, बाहर की तरफ जो है मूव कर रहा होता है, गति कर रहा होता है। ठीक है, यही हमारा होता है। परमाणु के नाभिक में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूल कण होता है, जिसे हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं सम्मिलित रूप से। ठीक है, मिला करके हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन बोलेंगे। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, और इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। देखिए, न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेश मतलब चार्जलेस होता है, और यह विद्युतीय उदासीन होता है, जबकि प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, धातु जो हमारा है मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं। भर्जन बोलते हैं, कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, झाग प्लवन बोलते हैं, प्रगलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या ऑप्शन ई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रगलन बोलते हैं। तो जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु जो है मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको हम प्रगलन बोलते हैं। धातु कर्म प्रक्रिया में उसके अयस्कों से धातुओं के निकलने की ये प्रक्रिया। देखिए क्या होता है, कोई भी जो मेटल होता है जनरली क्या होता है, वो हमेशा, जैसे मान लीजिए, जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ सोडियम, या फिर आप मैग्नीशियम का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो ये कभी भी आपको प्रकृति में, नेचर में ऐसे मैग्नीशियम फॉर्म में अकेले नहीं मिलेगा कि मतलब ये भाई मैग्नीशियम ये रखा हुआ है आप इसको ले लीजिए, नहीं। हमेशा ये एक और के फॉर्म में पाया जाता है। मैग्नीशियम O2 होगा या फिर कुछ और होगा, मतलब उसके साथ और भी कुछ ना कुछ ऐड रहेगा, कोई ना कोई एलिमेंट ऐड रहेगा। फिर हमको क्या करना होता है, उसको धातुक्रम की प्रक्रिया से जो है निकालना, गुजारना होता है, और उसको छानते छानते या फिर किसी भी प्रोसेस से, बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसको संशोधित, मतलब उसको छान के उसका बहुत सारा विगलन की बहुत सारी प्रक्रिया होती है, धातुकर्म की प्रक्रिया करके तब हम जाके प्योर फॉर्म में मैग्नीशियम जो है प्राप्त करेंगे, या फिर कोई भी जो मेटल होगा या कुछ भी होगा, तो उसको हम इस तरह से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब ये कभी भी अकेले आपको फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा, हमेशा कंपाउंड फॉर्म में मिलता है, संयुक्त अवस्था में मिलता है, जिसको हम ओर कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पीतल के घटक कौन से हैं। लोहा जस्ता है, तांबा निकिल है, लोहा तांबा है, जस्ता तांबा है, क्या है। तो देखिए, इसका एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। पीतल के घटक याद रखने के, आप ये सोचिए कि हम थोड़े से मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम सोना नहीं खरीद सकते, हम पीतल जीत के जाएंगे। ठीक है, पीतल हम क्या करेंगे, जीत लेंगे। जी से आप याद रखेंगे जस्ता, और टी ट से याद रखेंगे, त से याद रखेंगे ताबा। तो पीतल जीत के जाना है हमको,
सोना नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, पीतल जीत के जाएंगे, मतलब बस ठीक है एग्जाम्पल। तो जस्ता जी से जस्ता हो जाएगा और तो से क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। तो पीतल के दो घटक हैं, जस्ता और तांबा, इसे याद रखिएगा, थोड़ा सा में भी आपको हेल्प मिला हो। पीतल एक मिश्र धातु होता है जिसे जस्ता और तांबा के मिश्रण से बनाया जाता है। इसमें 36% आपका जस्ता होता है और 55.64% क्या होता है, तांबा होता है। अगला क्वेश्चन है, बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है। फॉर्मूला एक बार केमिकल फॉर्मूला जो होता है बहुत सारा, जैसे नीलात होता है, हरा कशिश है, वो फिटकरी का फॉर्मूला, ये सब कुछ नॉर्मल फार्मूले आप बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं पूछ लेगा। तो अनबुझा चूना का जो फॉर्मूला होता है CaO, इसमें H नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं या क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, और बुझा चूना कौन होता है, जिसमें हाइड्रोजन आ जाता है। तो CaOH का होल ट्वाइस जो है हमारा बुझा हुआ चूना है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह एक रंगहीन क्रिस्टल से बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन आ जाता है। क्या जंग लगा लोहा पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या एक समान रहता है, या लंबे समय तक बढ़ता ही रहता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट डी, जंग लगे लोहे का वजन पहले बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि जंग लगने का मुख्य कारण है हवा में नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है, लोहे में जब जंग लगता है तो वो कुछ रेड रेड आपको दिखेगा, और जब पीतल में जंग लगता है तो हरा हरा दिखता है। ठीक है, और जब सोचिए अभी तो आयरन था, मान लीजिए लोहे का रॉड है, ये भी आयरन था, अब इसमें ऑक्सीजन भी लग गया, हवा वगैरह से क्या वो लेगा, क्या खींचेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, तो ऑक्सीजन का भी भार बढ़ेगा ना जी। तो ऑक्सीजन का भार क्या है, उसकी भी मात्रा बढ़ जाती है और लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे हम वाइट मेटल बोलते हैं, श्वेत धातु किसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत धातु, हम लेड को, लिथियम को, ये लेड और लिथियम की मिश्र धातु होती है जिसको हम श्वेत धातु बोलते हैं। इसका यूज हम बेयरिंग निर्माण में करते हैं, इससे सजावटी वस्तुएं भी बनाई जाती है। और ऑप्शन में कहीं भी आपको जो है लेड और लिथियम नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो Pb+Li। ठीक है, लेड और लिथियम को जो हम क्या बोलते हैं, वाइट मेटल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। यूरेनियम, सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पहला वाला। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में केवल कथन एक सही है, उत्कृष्ट धातुएं जो है प्रकृति में शुद्ध रूप में होती हैं। ठीक है, मतलब कि यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक, क्वथनांक मतलब एट अ पॉइंट वेयर द वाटर बॉडी गेट बॉयल, मतलब जहाँ पे वो, जिस पॉइंट पे वो उबलना शुरू हो जाता है वो होता है, और जहाँ पे जमना शुरू हो जाता है वो हिमांक होता है। जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका जो है सही है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, सही है। ठीक है, क्योंकि शुद्ध जल में नमक डालने से हमारा क्वथनांक बढ़ जाता है, और मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। मतलब क्वथनांक बढ़ने का क्या मतलब है कि शुद्ध जल में जब नमक डालेंगे तो मान लीजिए जल वो जो है 100 डिग्री पे उबलने वाला था, तो अब वो 110 पे उबलेगा इस तरह से। और जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं, मान लीजिए 100 पे ही उबलता जल, पर अब वो 90 पे ही उबल जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव नहीं है, सॉरी प्रमुख अवयव है। प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, मीथेन, ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं। बायोगैस का मुख्य रूप से जो अवयव होता है वो मीथेन होता है, CH4। ठीक है, चावल वगैरह सड़ता है तो भी यही बनता है, मीथेन। तो बायोगैस का प्रमुख अवयव जो है ये मीथेन होता है। बायोगैस में मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन शामिल होते हैं, जो कि क्या होते हैं, दहनशील होने के साथ साथ जलने पर गर्मी और ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं। बायोगैस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू उत्पन्न होती है, जिसे कुछ बैक्टीरिया जो है जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में प्रति, जैसे मान लीजिए कुछ अब है मतलब कुछ कुछ सब्जी का छिलका है, कुछ सड़ा हुआ खाना है, सड़ा हुआ मतलब जैसे खेत में कोई आप अनाज के डंठल छोड़ दिए, वो सब, उसमें कुछ बैक्टीरिया जो है क्या करेंगे, अटैक करेंगे, और कुछ कुछ करते हैं केमिकल रिएक्शन करते करते क्या करते हैं, उसको एक बहुत ही उपयोगी खाद के रूप में चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहीं से हम इसको, इसी जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न होने के कारण हम इसको बायोगैस कहते हैं, और वो CH4 होता है। निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। रेड कलर की बात कर रहा है, स्ट्रॉन्सियम। ठीक है, स्ट्रॉन्सियम जो है केमिकल के कारण पटाखा फूटने से लाल रंग की रोशनी दिखाई देती है, और हरी रोशनी जो है बेरियम नाइट्रेट के कारण
आप देखते होंगे शादियों में बहुत सारे ऐसे फायरवर्क डालते हैं। जब फायर किया जाता है तो फिर आसमान में जाके एकदम बम से ऐसे फूट जाता है, फिर आपको रेड, ग्रीन, ब्लू इस तरह के कलर दिखते हैं। तो जो रेड कलर दिखता है वो आपका स्ट्रोंशियम के कारण होता है, ग्रीन कलर जो होता है बेरियम नाइट्रेट के कारण होता है, और येलो जो कलर होता है वो सोडियम नाइट्रेट के कारण होता है। ठीक है, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को हम क्या कहते हैं? सॉल्ट की बात हो रही है कि ऐसा वातावरण, ऐसा पौधा जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी, मतलब जो लवण युक्त जो इन्वायरमेंट है उसमें होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे लवण मृदोद्भिद। ठीक है, हेलोफाइट्स होते हैं वो। इस मृदा में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब क्या है, सॉल्ट ज़्यादा रहेंगे। इनकी सांद्रता औसत रूप से अधिक, जितनी होनी चाहिए उससे अधिक होती है, और यह मृदा कार्य रूप से शुष्क होता है, मतलब सूखा पाया जाता है। और इन पादपों में ऐसी विशिष्ट, मतलब ये मिट्टी सूखी रहती है, पर ये जो इसमें पौधे पाए जाते हैं, लवणोद्भिद पौधे जो होते हैं हेलोफाइट्स, उनकी ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो उसी में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, अनुकूल होते हैं। ठीक है, ये आपको मैनग्रोव वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, दलदली क्षेत्र जो होते हैं, जहाँ पे डेल्टा वगैरह है, पानी का एकदम जो बीच वगैरह होता है, वहाँ पे ये अक्सर देखने मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? तो कवक पौधों में हमारा ये क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। आपको पता है एल्गी और फंगस, ये दोनों मिलके लाइकेन बनाता है। तो एल्गी में हमारा क्लोरोफिल होता है, और ये फंगस में हमारा क्या होता है, ये बस सपोर्ट देता है उसको। तो ये खाना बनाता है। खाना क्यों बना पाता है? और ग्रीन कलर का भी होता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है, पर फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इसीलिए ये लोग एक रिलेशनशिप साझा करते हैं, म्यूचुअली, जिसके कारण ये साथ में रह पाते हैं। ठीक है, तो कवक के पास क्या नहीं होता है भाई? तो पर्णहरित नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परागकण की परिभाषा क्या है? पॉलन ग्रेन्स। परागकण का अंकुरण, पराग नली का बीजाणु तक पहुंचना, कीटों का फूल तक पहुंचना, परागकण का पराग केसर के क्लोम छिद्र तक हस्तांतरित होने की प्रक्रिया। तो परागण, अच्छा सॉरी, ये परागण है, पॉलिनेशन, मुझे लगा परागकण बोल रहा है। परागण की प्रक्रिया में क्या होता है, जो मेल पार्ट होता है, एंथर जो होता है, एंथर से जो पराग कण होते हैं वो वर्तिकाग्र तक यहाँ से पहुँचते हैं, मतलब कि स्टिग्मा, यहाँ से होते हुए स्टिग्मा में आते हैं, स्टिग्मा से नीचे ओवरी तक जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं परागण, यानी कि पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अगर सेम फूल से जा रहा है, सेम फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स जो है यहाँ तक ओवरी तक जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर वो किसी और फूल से, उसका मतलब सेम स्पीसीज का, सेम जाति का जो फूल होता है, अगर वो उसके पॉलन ग्रेन जो है किसी और फूल के ओवरी तक जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया जो है, ये मैंने बता लिया आपको, क्लोम छिद्र तक हस्तांतरित होने की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। ठीक है, और ये कई तरह से हो सकता है, जैसे परागण जो है कीटों द्वारा भी हो सकता है, वायु द्वारा भी होता है, हो सकता है जल द्वारा। जैसे क्या हुआ ना, अब मान लीजिए, जैसे सपोज यहाँ पे एक फूल है, यहाँ पे एक फूल है, अब यहाँ से एंथर कैसे जाएगा यहाँ तक, मतलब परागकण यहाँ तक कैसे जाएगा? उड़ के तो चला नहीं जाएगा, पर हाँ सच में उड़ के चला जाता है, हवा बही। तो कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनके बहुत लाइटली ये बॉन्डेड रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ से उड़ के अब हो सकता है कि बाई लक यहाँ तक पहुँच जाए, या फिर कोई मधुमक्खी बैठी, अब उसके पैर में लगा, फिर यही मधुमक्खी जाके यहाँ बैठी तो यहाँ से भी गिर के चला जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? पोषक तत्व, तो पौधे अपना पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए पौधा यहाँ मिट्टी में है, ठीक है, तो ऊपर से हम मान लीजिए इसमें जल डाल दिए, पर ये सब जो जल कहाँ पे जाके जल्दी से पानी यहाँ मिट्टी में सूख जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पौधा तुरंत पानी पी लेगा अगर उसके ऊपर पड़ रहा है, नहीं, वो यहाँ से जाइलम के माध्यम से, जो कि एक टिश्यू होता है, उसके माध्यम से ये जो है पानी से, सॉरी, मिट्टी से पानी और जितने भी मिनरल्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो सब जड़ से ही, मतलब मिट्टी से इसके अंदर जाता है। ठीक है, और जाइलम नामक ऊतक के माध्यम से ये पूरे पौधे में पहुंच जाता है। ठीक है, तो कहाँ से जाता है? मृदा से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन, कुछ और भी बताया है क्या? मृदा में सभी खनिज तत्व, जल, ह्यूमस, कुछ उपयोगी सूक्ष्मजीव होते हैं जो पौधे की उचित वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अर्थात स्वपोषी हरे पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं, उसमें जो पोषक तत्व होता है वो कहाँ से ले आते हैं? तो मृदा से ले आते हैं।
उसमें ऊपर से उपस्थित जो अकार्बनिक पदार्थ है उनसे वो अपना जो है पोषक तत्व न्यूट्रिशन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एंड साइप्रस, ये सब जो मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं? तो इन सभी को हम बोलते हैं अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म। ठीक है। पाइन, फर, ये सारे के सारे जो हैं हमारे अनावृत बीजी कहलाते हैं। इन्हें हम टेरिडोफाइटा या फिर आवृत बीजी पौधों के मध्य एक हम संयोजक कड़ी के रूप में लेते हैं। ठीक है। अनावृत बीजी को हम टेरिडोफाइटा और आवृत बीजी के बीच में एक संयोजक कड़ी समझ सकते हैं। और ये अनावृत बीजी पादपों में बीज तो बनते हैं परंतु बीजावरण नहीं होता, मतलब सीड का जो कवर होता है वो नहीं होता है। जबकि जो हमारा मोनोकोटिलीडन जो होता है वो डाइकोटिलीडन आवृत बीजी पादप के प्रकार होते हैं। देखिए, आवृत बीजी एक होता है और एक अनावृत बीज होता है। तो इन दोनों में सबसे मेन डिफरेंस क्या है? बीज आवरण का। सीड के ऊपर जो कवर होता है वो इसमें नहीं होता है। ठीक है। और ये बता रहा है जो आवृत बीजी पौधे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक मोनोकोटिलीडन, मतलब जो बीज है उस पर कोई वो नहीं रहेगा, ये एक ही रहेगा। और एक होता है डाइकोटिलीडन जिसमें कट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ट्यूबरकुलोसिस, एटियस, टिटनेस, बीसीसी, मलेरिया, क्लोरोक्विंस, स्कर्वी, थायमिन। तो इसमें से कौन? देखिए, थायमिन की कमी से तो स्कर्वी नहीं होगा नहीं, मतलब थायमिन किसको कहते हैं? विटामिन B1 को बोलते हैं। और स्कर्वी किससे होता है? विटामिन C की कमी से। तो ये जोड़ा गलत हो गया। फिर टिटनेस में BCC का टीका नहीं लगता है, टिटनेस में ATS का टीका लगता है। जबकि मतलब ये उल्टा कर दिया है इसको। ठीक है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया में क्लोरोक्विन, ये वाला सही है। क्योंकि मलेरिया की दवा होती है क्लोरोक्विन। और टीबी जो क्षय रोग जिसको बोलते हैं, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस में BCG का टीका लगता है। टिटनेस में एंटी टिटनेस का टीका लगता है ATS। और जबकि स्कर्वी रोग एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C की कमी से होती है। और थायमिन की कमी से हमारा होता है बेरी। ऑप्शन C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका विहीन, मतलब और ऐसा कौन सा इसमें जानवर है नीचे जिसमें RBC नहीं पाया जाता है? तो आपको सही आंसर पता है कि केचुआ जो होता है उसमें RBC नहीं होती है। ठीक है। इसके ब्लड में, जैसे ब्लड में भी कई प्रकार के सेल्स होते हैं। RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो RBC के कारण जो है हमारा ब्लड रेड होता है। और केचुए में RBC ही नहीं होता, इसीलिए इसका ब्लड रेड नहीं होता है। ठीक है। इसकी जो ब्लड सेल्स होती हैं अमीबी आकार की केंद्रक युक्त रंग विहीन होती हैं, मतलब कलरलेस होती हैं। इसमें बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें। और इसमें एक ल्यूकोसाइट पाया जाता है जो कि भक्षकाणु प्रकार की होती है, जो हानिकारक जो मतलब इसके ब्लड में ल्यूकोसाइट जो होता है वो क्या करता है? बाहर से जितने भी बैक्टीरिया आते हैं इसकी बॉडी में उनको खा जाता है, भक्षण कर लेता है ल्यूकोसाइट। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या मतलब? जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो लास्ट में क्या बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन या अपघटन के बाद जो है अंतिम रूप से हमारा बनता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रक्टोज या ग्लैक्टोज के रूप में क्या होता है? पच जाता है और छोटी आंत से रक्त में अवशोषित हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपको अभी एनर्जी कम लग रही है बॉडी में, भूख लगी, तो आप सबसे पहले अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपको फटाक से एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो आपको तुरंत क्या देता है? ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। इसलिए अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो अधिकतर एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं, पर सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो मैक्सिमम एंजाइम जो है प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। हमारे शरीर में एंजाइम्स का बहुत ज़्यादा काम है। और इसमें मांसपेशियों का निर्माण जो है, विषाक्त पदार्थों को नष्ट करना, और पाचन के दौरान भोजन के जटिल कणों का अपघटन, ये क्या करता है? प्रोटीन हम एंजाइम जो क्या करते हैं हमारी बॉडी में बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं। सबसे बड़ा काम तो ये करते हैं कि हमारे डाइजेशन के दौरान विभिन्न प्रकार के एंजाइम अपना अपना रोल प्ले करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, फिर प्रोटीन हो गया, और भी सारी चीज़ों को क्या करता है? पचाने का काम करता है। ठीक है। और जो हमारे मसल्स होते हैं उसमें के जो हार्मफुल जो चीज़ें होती हैं उनको क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू किया था 1796 में। बहुत पुरानी बात है, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट काम ये करके गए थे। और उन्होंने सबसे पहले जेम्स स्विफ्ट नामक 8 वर्ष के बच्चे को बड़ी माता का टीका लगाया था, चेचक का टीका लगाया था।
ठीक है, तो एडवर्ड जेनर याद रखेंगे। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत जो है क्या है? अपकेंद्रण है, विपरीत परासरण है, प्रसार है, अपोहन है, क्या है? तो अपकेंद्रण है। ठीक है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत जो है अपकेंद्रण है। अपकेंद्रण बल द्वारा क्या होता है? वॉशिंग मशीन में दाग के कणों को कपड़ों से अलग करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन के ड्रायर में एक लंबा सा ऊर्ध्वाकार बेलनाकार बर्तन होता है। ठीक है, तथा इसकी दीवारों में छिद्र बने रहते हैं। गीले कपड़ों को इस बर्तन में डाल दिया जाता है और इस बर्तन का संबंध एक विद्युत मोटर से कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ऊपर की तरफ जो है ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों तरफ ये तेजी से घूमता है और घूर्णन गति के कारण कपड़ों में उपस्थित जल के कण जो होते हैं अपकेंद्रण बल का अनुभव करते हैं, जिसके कारण ये कण बाहर की ओर गति करते करते बर्तन की दीवारों से बने छिद्रों से बाहर निकल जाते हैं। मतलब कुल मिला के पानी बाहर निकल जाता है और इस प्रकार जल के कण कपड़ों से अलग हो जाते हैं और कपड़े सूख भी जाते हैं। मतलब सेमी ड्राई कर देता है वॉशिंग मशीन। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में सबसे कम होगी? निर्वात में, कांच में, वायु में, जल में। तो सबसे कम ये होगी शीशे में, कांच में, क्योंकि कांच एक आपका बहुत ज़्यादा सघन माध्यम होता है। ठीक है, और इसके कारण उसका अपवर्तनांक भी बहुत ज़्यादा होता है। अपवर्तनांक व सघनता की अधिकता के कारण प्रकाश का जो प्रवाह है उस माध्यम में कम हो जाता है और कांच एक प्रकाशीय सघन माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? घट जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? वेग, विस्थापन, बल, आघूर्ण, गति। अब इनमें से सदिश राशि कौन नहीं है? तो गति। गति हमारी वेक्टर राशि नहीं है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। गति अदिश राशि का उदाहरण है। ठीक है, अदिश राशि वो होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें बस परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। यदि पृथ्वी की घूमने की गति जो घूर्णन है उसको हम बढ़ा दें तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोगुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? तो अगर हम उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं तो भूमध्य रेखा पर उसका वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि वृत्तीय गति का वेग भूमध्य रेखा के वेग के बराबर होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो क्या होगा? घट जाएगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति को सर्वप्रथम जो है गैलीलियो ने परिभाषित किया था। बाकी गति के 3 नियम न्यूटन ने दिए थे, तो इसलिए कन्फ्यूजन में ये मत टिक कर दीजिएगा। इसका सही आंसर है गैलीलियो। 1686 में इन्होंने परिभाषित किया था। उन्होंने गति के संदर्भ में बोला कि पिंड या कोई वस्तु तब गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तथा प्रत्येक वस्तु मतलब कोई चीज़ अगर गति कर रही है तो हम उसको जब तक रोके नहीं एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तब तक तो वो गति करती रहेगी, या जब तक उस चाबी भरी गई है जहाँ तक गति करने के लिए वहाँ तक करेगी। ठीक है, तो फोर्स का ही काम है जो उसको उसके स्टेज से अलग करती है। जब तक उसमें बाह्य बल न लगाया जाए तो प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या गति अवस्था में ही बने रहना चाहती है, अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, और इसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। इस गुण को गैलीलियो ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? एवोगैड्रो का जो नियम था उनका ये कहना था कि अगर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है, एवोगैड्रो ने बोला कि समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। 1 मोल कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, इस संख्या को हम एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। ठीक है, कार्बन 12 को इन्होंने एक तरह से स्टैंडर्ड ले लिया। आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? आइंस्टीन ने। रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इनके अनुसार है कि निरपेक्ष गति और निरपेक्ष त्वरण का अस्तित्व संभव ही नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन और डायरेक्ट ये गति को लेकर के इन्होंने बोला था। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं थॉमसन इफेक्ट। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक संवाहन के तापक्रम परिवर्तन में इसमें विभव परिवर्तन जो होता है, इस माध्यम को हम थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। जब इसमें हम करंट प्रवाहित करते हैं तो धातु के संपर्क वाले भाग में ऊष्मा उत्पन्न अथवा अवशोषित होती है। ठीक है, तो हमने साइंस का क्वेश्चन देख लिया 2022 का। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूँगी, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।